Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 31st of July 2020। तो 31 जुलाई 2020 का complete हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। Before we start, those who want to join the UPSC mains test series, they can join us from the links given in the description and comment section below। UPSC रिवीजन सीरीज अभी भी चल रही है, 25 वीडियोस हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड, तो जिसको वो ज्वाइन करनी है वो भी ज्वाइन कर सकता है। दे कैन वॉच द अर्लियर वीडियोस एज वेल। उसमें साइंस एंड टेक और आर्ट एंड कल्चर खत्म हो चुका है, पॉलिटी आधा हो चुका है ना। तो अभी तक कितने 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं फॉर द रिवीजन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, जो कि अभी होने वाला है, ठीक है ना। पूरे 1.5 साल का रिवीजन रहेगा उसमें। तो आप नीचे लिंक्स दी हैं, नीचे लिंक से प्लान में जाकर के कोई भी प्लान ले सकते हैं जो भी आपको समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक दैट फ्रॉम योर साइड। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं एंड डू आंसर द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड। पहला क्वेश्चन है, ऑरेंज द वर्ल्ड कैंपेन वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू। ऑरेंज द वर्ल्ड कैंपेन किससे रिलेटेड है? फर्स्ट इज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड टू मेक हेल्थ केयर सेफर। Second is to help stop the further emergence and spread of antibiotic resistance. Third is towards creating gender equality in workplace. या fourth to end violence against women around the world. Orange the World campaign ये किससे related है? Second question is न्यू मूर आइलैंड which was in news recently. क्यों न्यूज़ में था न्यू मूर आइलैंड? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है। प्लीज डू ट्राई टू आंसर। First option is of the maritime dispute between India and Sri Lanka on the Kachhathivu Islands. Second is of the maritime dispute between India and Bangladesh. Third is of the alarming decline in the population of dolphins and whales there. या fourth of the alarming decline in the area of mangroves and coral reef there. तो आपको बताना है कि क्यों न्यू मूर आइलैंड न्यूज़ में था। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अराउंड द वेस्टर्न अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट को कंपेयर किया गया है। फर्स्ट इज वेस्टर्न घाट are comparatively higher in elevation than eastern ghat. Second is western ghat are more continuous than the eastern ghat as the latter is eroded by several east flowing rivers. Third is the eastern and the western ghats meet each other at the Nilgiri hills. Which of the following statements are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या all of the above? So this is question number 3. Please do try to answer these questions in the comment section below. बहुत अच्छे questions हैं, आंसर ज़रूर करिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। आगे मूव करते हैं। फ्रंट पेज में अगर हम देखें तो इंडिया नाउ हैज़ द 5th हाईएस्ट कोविड-19 फैटेलिटीज़ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 5th हाईएस्ट फैटेलिटीज़ कोविड-19 की जो है वो इंडिया में है, और डेली अब लगभग 50,000 केसेस हमारे आने लगे इंडिया में। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस है। प्लीज़ टेक केयर एंड टेक प्रोटेक्शन। कहीं पे भी आना जाना बंद कर दीजिए, बाहर निकलना बंद कर दीजिए। घर से ही पढ़ाई करिए, घर में ही सब कुछ, घर का खाना खाओ, मस्त बैठो, है ना। सो आगे मूव करें तो NCW शेयर्स द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव उड़ीसा गर्ल। तो NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक ब्रेव लड़की की स्टोरी शेयर की है, उसका हम भी स्टोरी जान लेते हैं। तो इट्स द स्टोरी ऑफ अ ट्राइबल गर्ल फ्रॉम उड़ीसाज बालांगीर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा के बालांगीर डिस्ट्रिक्ट में, जिसके करेज ने लगभग 6000 माइग्रेंट लेबर्स जो ट्रैप्ड थे इन द ब्रिक किल्स इन तमिलनाडु ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक वॉज हाईलाइटेड। तो इन्होंने क्या किया, 6000 से ज़्यादा माइग्रेंट लेबर्स को वहाँ से फ्री करवाया। खुद ये भी वहाँ पे ही थी, है ना, ये लड़की भी वहाँ ही फंसी हुई थी। एंड बिकॉज ऑफ हर हीरोइक्स शी वॉज एबल टू फ्री दो 6000 मैन माइग्रेंट लेबर्स अलॉन्ग विद हर एंड हर फैमिली। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हैज़ शेयर्ड दिस ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ओके, तो आपको बताना है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन कब सेलिब्रेट होता है, तब जब लिखा ही है तो बता ही दो। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन के उसमें, और इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन की थीम थी फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, तो कल था यानी कि 30 तारीख को था, 30th of July इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, याद रखिएगा। एंड तो ठीक है ना, तो 30 तारीख को था अपना वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। थीम थी फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो मानसी बरिहा नाम है, नाम याद रखिएगा, मानसी बरिहा। एंड शी वॉज 19 years ऑफ एज अलॉन्ग विद द फादर एंड यंगर सिस्टर। ये लोग एक ब्रिक किल में काम करने के लिए गए। वहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर हम काम जल्दी ख़त्म कर देंगे तो हमको जल्दी घर जाने दोगे। उसने कहा ठीक है, बट लेटर ऑन जो ओनर था उसने मना कर दिया जाने से, इन लोगों को भेजने से। तो शी कलेक्टेड द एविडेंसेज व्हाट्सएप थ्रू कॉन्टैक्ट, इन सब के थ्रू उसने अलग अलग जगहों पे उस फोटोज़ को, ये सारी चीज़ें भेजी थी। फिर उसके बाद कुछ सोशल NGOs थे जिसमें कि नाम था इंटरनेशनल जस्टिस मिशन। ओके,
के इंटरनेशनल जस्टिस मिशन एनजीओ जो है उसने फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की और उसके एफर्ट्स के थ्रू इनको 6,500 लोगों को वहाँ से फ्री किया गया. सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ मानसी बरिहा. रिमेंबर हर स्टोरी देयर. ओके, आगे मूव करते हैं. नाउ दिस इज़ अ ग्रेट पार्ट ऑफ मनीष सिसोदिया, जिसने कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है कल, उसमें कुछ उसके जो क्रिटिक्स हैं वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ. आज का जो एडिटोरियल है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के गोल्डन पॉइंट्स यानी कि अच्छी बातें बताएगा. ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ क्रिटिक्स हैं, तो अपने को दोनों ही पता होना चाहिए. न्यू एजुकेशन पॉलिसी कल मैंने आपको पूरी बता दी थी, आपको याद है पूरी, है ना? नहीं याद है तो कल का वीडियो देखना, उसमें पूरे 11-12 मिनट मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही बताई थी शुरुआत में. तो अब उसी पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स. तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोला कि इट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी एंड इट्स अ प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट. बिल्कुल सही बात है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है और एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है जिसने कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज को समझा है, ठीक है ना. However, he said that the problem with the policy is that there is no clarity on how it will be implemented and it does not break free from the pressures of the old education system. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने इतनी बातें की हैं, आपने बोला 6% का आप जीडीपी का उसमें करोगे, बाकी सारी चीज़ें आपने जो बोली. फर्स्ट थिंग इज दैट देयर इज नो क्लैरिटी ऑन हाउ दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड. उसको इम्प्लीमेंटेशन का मेथडोलॉजी क्या होगा ये नहीं पता. ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा बड़े लग रहे हैं और मेथडोलॉजी अभी तक क्लियर नहीं है. सो फर्स्ट थिंग इज that. Second thing is that the new education policy is poorly funded and highly regulated policy. It is poorly funded with highly regulated policy with multiple regulatory bodies. अगर कल आपने देखा हो तो मैंने आपको HECI के बारे में बताया, फिर न्यू रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जाएगा, फिर उसके बाद एक और बॉडी बनाई जाएगी. तो बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ रहेंगे और ये अंतिम में कहीं ऐसा ना हो कि क्लैश करने लगे. तो सेकंड जो प्रॉब्लम ऑथर ने यहाँ पे मतलब मनीष सिसोदिया ने बताई है वो ये बताई है कि देर आर मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज दैट माइट एंड अप क्लैशिंग विद ईच अदर, है ना. इसके अलावा उन्होंने कहा इट इज़ पुअरली फंडेड एंड हाईली रेगुलेटेड पॉलिसी. पुअरली फंडेड एंड हाईली रेगुलेटेड पॉलिसी. देन उन्होंने कहा कि जो आपने 6% एलोकेशन का बात किया है एजुकेशन के लिए, यू नीड अ लॉ टू इंश्योर दैट द फंडिंग इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द बजट, एल्स इट वुड बी इम्पॉसिबल टू रोल आउट द पॉलिसी. तो उन्होंने कहा है कि पहले तो आपको अगर 6% चाहिए तो आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा उसी समय कि आपको बजट में 6% मिल जाए पैसा. अदरवाइज अगर आपको उस समय पैसा नहीं मिला तो बाद में आपको नहीं मिल पाएगा और ये पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो दैट इज़ अनदर थर्ड पॉइंट है, वो ये है कि जो 6% का एलोकेशन आपने बोला है वो होगा कैसे. अगर होने का आप चाहते हो तो आपको पहले एक लॉ पास करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना. ना चौथा जो फ्लॉ ऑथर ने यहाँ पे मनीष सिसोदिया ने बताया वो ये है कि वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज इज दैट द पॉलिसी डज नॉट टॉक अबाउट हाउ टू इंप्रूव द गवर्नमेंट स्कूल्स बट इनकरेजेस द प्राइवेट वंस. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पॉलिसी है वो ये नहीं बताती है कि गवर्नमेंट स्कूल को कैसे अच्छा करेंगे, रादर ये बोलती है कि प्राइवेट स्कूल्स को अच्छा कर देंगे और प्राइवेट स्कूल्स को आगे बढ़ाएंगे. तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छा करने के लिए क्या करोगे. दिस इज द फोर्थ फॉल्ट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि दिख रहा है सामने, ठीक है ना. देन द पॉलिसी इज नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग द एग्जिस्टिंग टीचर्स. तो ठीक है, जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई भी बात पॉलिसी में नहीं की गई है. हाउ टू ट्रेन द एग्जिस्टिंग टीचर्स, आपने बीएड का बोल दिया चलो 4 साल रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, लेकिन जो नए टीचर तो ठीक है, जो पुराने टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का क्या करोगे आप. तो उसके बारे में पॉलिसी बिल्कुल शांत रहती है, ठीक है ना. एंड मनीष सिसोदिया जी का ये भी कहना है कि जो ये आपका पॉलिसी है वो ट्रेडिशनल सिस्टम से ब्रेक नहीं कर रही. मतलब ट्रेडिशनली छठवां जो फॉल्ट है वो ये है कि ये भी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जैसी ही है. क्यों? क्योंकि इसमें आपने बोल दिया कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो रहेंगे वो ईजियर हो जाएंगे और उनको 2 बार कंडक्ट किया जाएगा. बोर्ड एग्जामिनेशन तो सिसोदिया का ये कहना है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस को टफ या इजी करने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि जो रोट लर्निंग मेथडोलॉजी थी अभी तक की परीक्षा में लर्निंग याद कर करके बस जाओ, वो छोड़ करके आपको कंटिन्यूअस असेसमेंट करने की जरूरत थी. अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग थे असलियत में तो आपको क्या करने की जरूरत थी, आपको ये करने की जरूरत थी कि आप ये जो ट्रेडिशनल एग्जाम पैटर्न है उसको छोड़ करके आप नए तरीके से कंटिन्यूअस असेसमेंट करने की तरफ जाओ. कंटिन्यूअस असेसमेंट करने की तरफ जाओ मतलब कि आप ये मत देखो कि 2 बार एग्जाम होगा या सरल एग्जाम करवाएंगे.
सरल एग्जाम, कठिन एग्जाम की जरूरत ही नहीं है। आपको करना क्या चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था कि आपको चुपचाप एक कंटिन्यूस असेसमेंट करने की जरूरत है जो कि पूरे साल भर का बच्चों का देखे, है ना। तो आपको कुछ इस तरीके की अप्रोच रखने की जरूरत है, ना कि ये बोलने की कि हम 2 बार एग्जाम लेंगे, सरल एग्जाम लेंगे, कठिन है, तो ये तो ट्रेडिशनल सिस्टम ही हो जाएगा। तो अगर आप सच में फॉरवर्ड लुकिंग है तो आपको कुछ फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, ही पॉइंटेड आउट, 7वां जो फॉल्ट इस पॉलिसी में है वो ये है कि ही पॉइंटेड आउट दैट द पॉलिसी वाज कंप्लीटली साइलेंट ऑन स्पोर्ट्स। तो ये तो हमने कल भी देखा, तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा सजेशन नहीं था जो कि पॉलिसी में हो। सो दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये पॉइंट सारे हमारे दिमाग में नहीं आए थे ज़रूर, और लेकिन ये अगर आप सोचो सही से तो ये बिल्कुल फॉल्ट है अपने आप में एक, है ना। तो दीज आर द फॉल्ट्स विच हैव बीन हाईलाइटेड बाय मनीष सिसोदिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आया होगा कि कुछ हाँ जो क्रिटिक्स और पॉइंट है, तो अगर आपको आंसर राइटिंग करने के लिए आता है तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं आज के लिए। सो यू कैन मूव विद मी एज वेल। एडिटोरियल्स ही आएंगे वैसे, अब आई थिंक एडिटोरियल्स ही आएंगे। एडिटोरियल्स में जो पहला एडिटोरियल है वो है गेटिंग अहेड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। तो इसमें 2 प्रैक्टिस जो राजस्थान के केस में भी आई है, थोड़ा सा हम डिटेल में केस भी बता देते हैं आपको। देखो इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो पहले स्पीकर का डिसीजन था, स्पीकर ने कुछ डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन लेने वाले थे, लेकिन पहले ही वहाँ पे कोर्ट में जा करके स्टे लेके आ गए, ठीक है ना। कि स्पीकर ने डिसीजन लिया नहीं था अभी तक डिस्क्वालिफिकेशन का, जो वहाँ पे सचिन पायलट और उनके जो कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने कि छोड़ दिया था अपनी पार्टी को, तो उनके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन की प्ली गई थी, मतलब कि पिटीशन गया था, लेकिन उसको उसके डिसीजन के पहले ही उसको हाई कोर्ट से स्टे लेकर के आ गए। तो फर्स्ट तो केस वो था। दूसरा केस ये था कि गवर्नर जो था वो चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के कहने के बाद भी कन्वीन नहीं कर रहे थे, यानी कि सेशन को नहीं बुला रहे थे। जो पार्लियामेंट्री सेशन है, जो वहाँ पर लेजिस्लेटिव सेशन है, उसको नहीं बुला रहे थे। ये 2 इशूज़ थे। सबसे पहला जो इशू है स्पीकर वाला, उसमें ऑथर ने यहाँ पे किहोतो हॉलोहन वर्सेस जचीलुहू 1992 का केस बताया। किहोतो हॉलोहन वर्सेस जचीलुहू, इस केस में क्या हुआ था कि क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि इंटरिम स्टेज में कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं है। देयर इज़ नो जुडिशियल रिव्यू इन द इंटरिम स्टेज। मतलब कि जस्ट जब पिटीशन गया है स्पीकर के पास और स्पीकर ने कोई डिसीजन नहीं लिया है ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन, देन इन दैट इंटरिम फेज देयर कैन नॉट बी एनी जुडिशियल रिव्यू। आप कोर्ट नहीं जा सकते, एंड स्पीकर का डिसीजन जो रहेगा, स्पीकर विल टेक द फाइनल कॉल ऑन दैट। स्पीकर का डिसीजन फाइनल रहेगा। वंस द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज टेकन, देन ओनली यू कैन गो टू द कोर्ट, तभी आप कोर्ट जा सकते हो। आप स्पीकर के एक्शन को स्टे नहीं ले सकते, नोटिस नहीं ले सकते। बट इस केस में क्या हुआ कि नोटिस लेने की बात हुई एंड यहाँ पे हाई कोर्ट ने रोक दिया उस चीज़ को। तो दैट वाज समथिंग वेरी अनहर्ड ऑफ, ये बहुत गलत था जो कि हुआ, एंड दिस वाज द फर्स्ट इशू विच वाज डिस्कस्ड हियर। यहाँ पे किहोतो हॉलोहन वर्सेस जसीलू का केस यहाँ पे उन्होंने बताया है। दूसरा जो केस था कि जो गवर्नर है वो कन्वीन क्यों नहीं कर रहा था, सेशन को सम्मन क्यों नहीं कर रहा था। अब देखो आर्टिकल 174 जो है वो बोलता है कि गवर्नर सम्मन्स द असेंबली, बट ये जो सम्मनिंग द असेंबली है, क्या वो अपने डिस्क्रिप्शन से करता है, क्या अपनी मर्जी से करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही सम्मन्स द असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो कैबिनेट है वो एडवाइस देती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देती है, तब जाकर के वो अपनी पावर को एग्जीक्यूट करता है एंड वो बुलाता है। वो मेयर साइनिंग अथॉरिटी, केवल साइन करने का काम करेगा। अदरवाइज जो सजेशन रहेगा, जो एडवाइस रहेगा कन्वीन करने का हाउस का सेशन या सम्मन करने का सेशन, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर्स का रहेगा, ठीक है ना। एंड ही डज नॉट हैव अ डिस्क्रिशन। तो कॉलिंग द सेशन session of the assembly is this part of the executive functions of the government, and the governor can summon the assembly only on the advice of the cabinet. ये चीज क्लियर की थी सुप्रीम कोर्ट ने इन द नवाम रेबिया वर्सेस बमांग फेलिक्स, नवाम रेबिया एंड बमांग फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 केस में। ओके, नवाम रेबिया एंड बमांग फेलिक्स वर्सेस द डिप्टी स्पीकर 2016 केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि जो गवर्नर है वो बुलाएगा ही बुलाएगा असेंबली को अगर बोलते। बट इस केस में क्या हुआ, अब राजस्थान के केस में गवर्नर की जीत हुई, क्योंकि उसने कहा कि आप 21 दिन बाद ही हाउस को सम्मन करोगे, तो 21 दिन बाद ही अब हो रहा है। देखो उन्होंने मान भी गए।
तो ये एक जो शीशा लेदर हो सकती थी यहाँ पे, उसको गवर्नमेंट ने टाल तो लिया गवर्नर की बात मान करके, लेकिन अगर वो चाहते तो इसमें शीशा लेदर हो जाती। और अब जो शीशा लेदर नहीं हुई तो उससे दिक्कत ये होगी कि एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, दूसरे स्टेट्स में भी यही होने लगेगा। गवर्नर अपनी मर्जी से बोलने लगेगा कि भाई अभी नहीं, 10 दिन बाद आप सेशन को बुलाओ। ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर ये अपना डिस्क्रिप्शन यूज करने लगेंगे। नवाम रेबिया केस में क्लियर कट बोला गया है कि चीफ मिनिस्टर जब तक मेजोरिटी इंजॉय करता है असेंबली की, तो गवर्नर हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर इन दैट केस। जब तक चीफ मिनिस्टर वहां पे असेंबली में अपनी कॉन्फिडेंस करता है, एग्जिस्टिंग कॉन्फिडेंस रखता है, तब तक उसकी कोई भी बात गवर्नर नहीं टाल सकता। याद रखिएगा, कन्वीन करने के रिगार्डिंग। एंड डिसीजन टू कन्वीन द असेंबली सेशन टेकन बाय द कैबिनेट, द गवर्नर हैज टू मेयरली साइन द समनिंग ऑर्डर। द गवर्नर केवल साइन करता है समनिंग ऑर्डर को, एंड ही डज नॉट हैव एनी रोल इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस विच इज डन अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ स्पीकर। तो किस तरीके से बिजनेस होगा हाउस में, किस तरीके से नहीं होगा, ये गवर्नर का नहीं। जैसे गवर्नर अभी इस बार बोल रहा था कि आप कसम खाइए कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, तो गवर्नर कौन होता है बताने वाला? कलराज मिश्रा कौन होते हैं बताने वाले कि आप ये कसम खा के लाइए कि आप ऐसा। तो ये जो हाउस में जो बिजनेस होगा वो स्पीकर के अंदर रहता है, और जो ये कन्वीन होने वाली बात रहती है ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के हाथ में रहता है। तो गवर्नर के पास इतनी पावर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बोलें कि अच्छा क्या होगा अगर गवर्नर मना कर दे साइन करने से, तो सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 केस में क्लियर कट कहा है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। गवर्नर हैज नो राइट टू रिफ्यूज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो रिफ्यूज कर दे टू एक्ट ऑन द राइट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड सच अ पोजीशन इज एंटीथेटिकल टू द कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है अगर वो ऐसा कह देता है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन हाईलाइटेड इन दिस, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ अगला जो आर्टिकल है, एन एजुकेशन पॉलिसी दैट इज स्वीपिंग इन इट्स विजन। तो ये जो है गुड पॉइंट्स बताएंगे पूरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो हम देख लेते हैं। तो ये एजुकेशन पॉलिसी जो है वो डिप्राइवेशन से डेवलपमेंट की तरफ है। सो इट इज फ्रॉम द डिप्राइवेशन टू डेवलपमेंट, एंड ये 34 सालों बाद मॉडिफाई होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि 1986 में लास्ट जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 की थी, जिसको कि 1992 में थोड़ा अमेंड किया गया था 1992 में, लेकिन 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडिया में चल रही थी तक। तो 34 सालों बाद उसको मॉडिफाई किया गया है। स्वीपिंग विजन, अब क्या विजन स्वीप है देखो, देख लेते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इट्स स्वीपिंग इन दिस विजन सीक्स टू एड्रेस द इंटायर गैमुट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू डॉक्टोरल स्टडीज एंड प्रोफेशनल डिग्रीज टू वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्रॉड विजन है, वो प्री स्कूल से लेकर के डॉक्टोरल स्टडीज़ को किया गया है, फ्रॉम प्रोफेशनल डिग्री टू वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को कवर किया गया है ना। तो आगे हम देखते हैं, इंडिया हैज़, अब कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया ने फेस किए हैं। पहला है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड यूथ। ओके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड यूथ ये सही नहीं है, पहला। दूसरा, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, चाहे आप देखो, चाहे आप टीचर्स को देखो, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। फिर मदर टंग का इशू है, मदर टंग्स बहुत सारी हैं, और कई बार ऐसा होता है कई लोग मदर टंग ही नहीं जानते, कई लोग मदर टंग में ही पढ़ते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अनबैलेंस है जो कि होता रहता है, मदर टंग का इशू, ठीक है ना। देन देयर इज अ परसिस्टेंट मिसमैच बिटवीन द नॉलेज एंड स्किल इंपॉर्टेंट एंड द जॉब अवेलेबल। तो जो जॉब अवेलेबल है उसके लिए जो स्किल चाहिए और जो एक्चुअल में स्किल दी जा रही है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। तो चौथा जो इशू है, जो चैलेंज है वो ये है, ठीक है ना। एंड दे हैव ये सारे चैलेंजेस जो है उन्होंने भरा हुआ है इंडिया को सिंस इंडिपेंडेंस। अब इंडिया में एक नया सिस्टम एजुकेशन में आएगा, वो है 5334 सिस्टम। पहले 10+2 सिस्टम था, अब 5334, यानी कि देखिए ये 12 साल थे, ये 15 साल है, ठीक है ना। तो 15 साल में जो 3 साल एक्स्ट्रा आए हैं वो अब प्री एजुकेशन के आएंगे, मतलब 3 to 6 ईयर को भी कवर किया जाएगा। मतलब 3 to 4 एक, 4 to 5 दो, और 5 to 6 तीसरा। तो ये 3 साल यहाँ पे 3 to 6 ईयर की एज में आएगा, एंड ये प्राइमरी एज रहेगी, और इसमें बेसिकली चाइल्ड का जो फ्यूचर शेप होता है वो 3 to 8 की एज में ही हो जाता है। 3 से 8 की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पहले क्या ध्यान था, पहले 6वीं से 6 ईयर से लिया जा रहा था बेसिकली चिल्ड्रंस को स्कूल एजुकेशन में। तो अब वो 3 से पूरा 8 तक लिए होगा। एंड इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग द चाइल्ड मदर टंग एटलीस्ट सिंस क्लास 5 टिल क्लास 5। तो क्लास 5 तक अब मदर टंग सीखना ज़रूरी है, ताकि जो मिसमैच हो रहा था कि लोगों को मदर टंग ही नहीं पता थी, या तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम समस्या दूर हो जाए और उनको पता चल जाए। तो दैट इज़ अनदर गुड थिंग दैट हैज़ बीन, दैट डिसीजन हैज़ बीन टेकन। ओके,
देन ऑथर ने कहा कि मल्टीलिंगुअल हो सकता है, जो ये लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज सीखेंगे तो मल्टीलिंगुअल फेलिसिटी कुड बिकम द यूएसपी ऑफ द एजुकेटेड इंडियन जो रहेगा आगे आने वाले सालों में, उसकी मल्टीलिंगुअल फेलिसिटी रहेगी, तो दैट विल बी अनदर गुड पॉइंट इन दैट. देन पॉलिसी ब्रेक्स फ्रॉम द स्ट्रेट जैकेट्स ऑफ द आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम्स इन हाई स्कूल्स एंड लॉडेबल गोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वोकेशनल कोर्सेज विद इंटर्नशिप. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई है कि हमने बोला है कि हम स्कूल लेवल पे ही वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप को इंक्लूड करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग द वोकेशनल कोर्सेज एंड इंटर्नशिप एट द स्कूल लेवल. सो दैट इज अनदर वेरी गुड थिंग दैट हैज बीन वेरी गुड डिसीजन दैट हैज बीन टेकन. लेकिन एक और चीज़ है, ये लोग बोलते हैं जैसे कि अभी जो नई पॉलिसी है उसने कहा है कि आर्ट कॉमर्स साइंस स्ट्रीम ये जो प्रॉपर जो डिविजन्स हैं इनसे हम ब्रेक फ्री होंगे. बट जो पेरेंट्स हैं इंडिया में वो बहुत पहले से ही बच्चों की स्ट्रीम डिसाइड कर लेते हैं, बोलते हैं ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा. तो क्या वो इस चीज़ को सह पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी. ठीक है ना. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई है इस पॉलिसी में कि 100% GER करने का जो 2030 तक का डिसीजन है, मतलब डिसीजन का एम्बिशन है बेसिकली कि 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करेंगे. तो दैट इज़ अनदर वेरी गुड ऑब्जेक्टिव जो कि अगर मिल जाए तो जो पूरा हो जाए तो दैट कैन बी ग्रेट एंड स्वीपिंग इन इटसेल्फ. ओके. देन एक जो NEP 2020 जो हायर एजुकेशन में चेंजेस कर रहा है, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क, इसमें हमने कल भी बताया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात की जा रही है. इसके अलावा मल्टीपल एग्जिट एंट्री पॉइंट्स की अलग अलग टाइम पे आप एग्जिट कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे. देन आपका जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आप 50% करना चाहते हो बाय 2035, दैट इज अनदर वेरी एम्बिशियस टारगेट, है ना. तो ये सारे जो चीज़ें हैं, मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ आप करना चाहते हो. आपने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की कि जो कॉलेजेस हैं हायर एजुकेशन के उसमें रिसर्च को और ज़्यादा बढ़ावा देना है. तो ये जो रिसर्च का टारगेट हो गया, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का टारगेट हो गया, और ऑटोनॉमस कॉलेजेस आप बोल रहे हो बनाने के लिए, क्योंकि आपने बोला कि एक्रीडिशन आप खत्म कर देंगे, फेज आउट कर देंगे एक्रीडिशन, और जो एफिलिएशंस है ना, एफिलिएशंस और ये सारी जो चीज़ें हैं एफिलिएशंस ये खत्म किए जाएंगे बार बार. तो दैट विल बी यूनिक इन इटसेल्फ, बहुत ज़्यादा यूनिक रहेगा, और हमारे कॉलेजेस ऑटोनॉमस कॉलेजेस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे. तो दैट विल बी अनदर ग्रेट थिंग इन द एजुकेशन, दैट विल रिवोल्यूशनाइज द होल एजुकेशन सिस्टम. NEP 2020 makes a bold prescription for freeing our school, college and universities from periodic inspection. तो हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को फ्री किया जाएगा फ्रॉम पीरियोडिक इंस्पेक्शंस एंड प्लेसेस फ्रॉम ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड वॉलंटरी डिक्लेरेशन. तो अब हम मूव कर रहे हैं टू सेल्फ असेसमेंट. आप खुद ही सेल्फ असेस करो अपने कॉलेज को, अपने इंस्टीट्यूट को, एंड वॉलंटरीली डिक्लेयर करो, है ना. तो वॉलंटरी डिक्लेरेशन की बात की जा रही है. ठीक है ना. अब इसमें एक और है कि एक जो हायर एजुकेशन बॉडी है जिसके 4 वर्टिकल अलग अलग वर्टिकल है, एक फंडिंग का वर्टिकल है, एक एक्रीडिशन का है, एक रेगुलेशन का है. ये सारी चीज़ ये लाइट बट टाइट ओवरसाइट रखेंगे. इट विल कीप अ लाइट बट टाइट ओवरसाइट, है ना. हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात की जा रही है, HECI, उसके 4 अलग अलग वर्टिकल्स हैं. ठीक है ना. सो अब इसमें लास्ट में ऑथर ने बोला कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, बट उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 6% GDP का करेंगे, एंड दिस इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट थिंग. लेकिन ऐसा होना चाहिए. एंड में बात यही कि ऐसा होना भी चाहिए, सिर्फ ऐसा ना रह जाए कि ऑन पेपर बस रह जाए और होने के लिए कुछ ना हो, है ना. दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. नॉट द राइट टाइम टू ओपन जिम्नाजियम्स. तो अब बात ये चल रही है बेसिकली, अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो लॉकडाउन 3 होगा उसमें जिम और ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ खोल दी जाएंगी. तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि WHO ने क्लियरली कहा है कि आपको 30 मिनट्स पर डे फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए हेल्दी एडल्ट्स के लिए. लेकिन अभी जो इंस्टेंसेस हमने देखे हैं वो ये देखे हैं कि क्लोज्ड प्रेमाइसेस में जहाँ की पुअर वेंटिलेशन होता है, जिम्नाजियम जैसा कि ऐसा ही जगह होती है जहाँ पे क्लोज्ड प्रेमाइस रहता है एंड वेंटिलेशन पुअर रहता है. सो ऐसी जगहों पे वायरस का जो चांस है स्प्रेड का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके. और जिम्नाजियम तो अपने आप में और ज़्यादा क्रिटिकल है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे डीप ब्रीदिंग होती है, डीप एक्सहेलेशन होता है. बहुत सारे जो काम करते रहते हैं, जो वहाँ पे काम करते रहते हैं, मतलब कि जो जिम में उठाते रहते हैं ना, उठाना है उसको क्या बोलते हैं, उसको डम्बल उठाते हैं ना, डम्बल उठाते हैं और ये दौड़ते हैं मशीनों पे. तो ये सारी चीज़ें जो होती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा थकान होती है एंड हैवी ब्रीदिंग होती है. कोई ब्रीद आउट कर रहा है, कोई इनहेल कर रहा है, और यहाँ पे एरोसोल्स और ड्रॉपलेट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस है. आपके स्वेट के फॉर्म में, आपके मुंह से, किसी के मुंह से कुछ निकलता रहता है ना. तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस जिम अपने आप में और ज़्यादा एक क्रिटिकल स्पॉट है जहाँ पर कि और ज़्यादा परेशानी आ सकती है. क्लोज्ड प्रेमाइस तो है ही वो अपने आप में, जो अपने आप में एक
वेक्टर की तरह काम करता है ना, इन ऑर्डर टू स्प्रेड द कोविड-19। एंड ये सारे जो रीजंस हैं, ड्रॉपलेट्स, एरोसोल्स, डीप एक्सहेलेशन एंड विद फोर्स दैट कैन इजेक्ट मोर वायरस पार्टिकल्स इनटू द एयर एंड मेक इट ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा कि डिस्टेंसिंग को भी आप मेंटेन रख पाओ, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कैरी करेंगे वहाँ पे। देन इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज इन डेंसली पॉपुलेटेड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्लियर कट बात है कि इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज in densely populated sport facilities could increase the risk of infection. Vigorous exercise in confined spaces should be minimized during the outbreaks. तो vigorous exercise in confined spaces should be avoided. तो ये यहाँ पे ऑथर ने कहा कि इसको अवॉइड करना था, ना कि इसको प्रमोट करना था, तो आपने इसको और प्रमोट ही कर दिया अलग से, ठीक है ना। वन वे टू लिमिट द रिस्क ऑफ वायरस स्प्रेड इज बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन इंटर इनटू द। अगर आप जिम यूज करने पे उतारू ही हो गए हो कि आप करना ही करना है, तो भैया ठीक है, लेकिन जिम्नाजियम में कम से कम लोगों को रखो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करवाओ। वास्टली इंप्रूव द वेंटिलेशन को इंप्रूव करो थ्रू रेगुलर एंड पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स। केयर ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन टू चेंज द मास्क द मोमेंट दे गेट वेट। तुरंत आप मास्क बदल दो और सैनिटाइज प्रॉपर करो, जितने भी इक्विपमेंट्स रखे हैं उनके प्रॉपर सैनिटाइजेशन करो। तो दीज आर द थिंग्स जिनका कि अगर आप पालन करते हो तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं मतलब कि जिम चला पाओगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपको जिम चलाना भी नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। वाई नो पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। शशि थरूर के ने जो कहा है कि 1986 की पॉलिसी को रिविजिट करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन सबसे पहली बात, आपने इसको पार्लियामेंट में डिस्कस क्यों नहीं किया। और ज़्यादा अगर आप पार्लियामेंट में डिस्कस करते तो और ज़्यादा रियलाइजेबल टारगेट्स हम बना पाते, और ज़्यादा डिस्कशन हो पाता। अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली, जैसे कि जैसे शशि थरूर ने बोली कुछ चीज़ें, तो ये भी आप क्रिटिक्स में ऐड कर लीजिएगा। जो आपने क्रिटिक लिखे थे ना, 7 पॉइंट हमने ऊपर लिखाए थे, अब 8वां पॉइंट यहाँ से देखो। पहले आपने 6% GDP का गोल बोला टू स्पेंड ऑन एजुकेशन, ये आपने बोला। ये गोल अभी का नहीं है, गोल बहुत पहले 1948 में ये गोल आ चुका था। आज तक ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया, आज तक 6% रीच नहीं कर पाया। हाउ विल यू रीच 6% ऑफ द टारगेट, ये इसने पहला सवाल उठाया। दूसरा आपने कहा कि आप 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में चाहते हो, 100% आप सेकेंडरी एजुकेशन में चाहते हो। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा लॉडेबल है, बट जो करेंटली अभी है चल रहा है ग्रॉस एनरोलमेंट, वो 25.8% चल रहा है हायर एजुकेशन में एंड 68% चल रहा है क्लास 9th में। तो आप यहाँ से लेकर के 100% और 25% से लेकर 50% में कैसे पहुँचोगे, उसका एक रोड मैप आप बताओ किस तरीके से आप पहुँचोगे। तो ऑथर का ये कहना है, यानी शशि थरूर का कहना है कि यू शुड हैव प्रोवाइडेड मोर टेंजिबल एंड रियलाइजेबल टारगेट्स फॉर रिसर्च। आपको और ज़्यादा टेंजिबल टारगेट्स बनाने चाहिए थे, और रिसर्च के लिए आप पार्लियामेंट में कर लेते, है ना। फिर उन्होंने कहा कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो रिसर्च इनोवेशन में हो रहा है इंडिया में, दैट हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 0.84 ऑफ द GDP टू 0.6 ऑफ द GDP। टाइम बढ़ने के साथ साथ ये रिसर्च में जो खर्चा हो रहा है वो और कम होता जा रहा है। 2008 में 0.84% हो रहा था GDP का, 2018 में केवल 0.6% हो रहा है। तो देयर आर करेंटली 15 रिसर्चर्स इन इंडिया पर 1 लाख। केवल इंडिया में 15 रिसर्चर्स हैं 1 लाख पॉपुलेशन में, कंपेयर टू 111 इन चाइना। चाइना में 1 लाख पे 111 रिसर्चर्स हैं, और आपके पास केवल 15 रिसर्चर्स हैं 1 लाख की पॉपुलेशन पे। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। इससे आप कैसे उभरेंगे, और यहाँ से आप किस तरीके से एक जो आप लीडर बनना चाहते हो रिसर्च में, वो बोल रहे हो। देन इन्होंने बोला कि जो प्री प्राइमरी लेवल है, जो प्री प्राइमरी मतलब कि जो 3 से 6 साल तक वाला जो काम है, उसका जो भार है वो आंगनवाड़ी पे सौंप दिया आपने। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है इंडिया में जो कि मतलब ऑलरेडी अंडर फंडेड है, अंडर इक्विप्ड है प्लस अंडर इक्विप्ड है। आपने आंगनवाड़ी के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे सौंप दी। पहले तो आपको आंगनवाड़ी को मेंटेन करना था, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते, उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते, ये सारी चीज़ें देते, तब तो आप करवाते, लेकिन आपने उसको दे दिया, लेकिन है वो अंडर फंडेड, अंडर इक्विप्ड, और ऐसे में आपने उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो दिस इज अनदर इशू विच इज़ देयर, ओके। तो इस कारण से भी इसका जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट लुक्स टू सेव बोथ एनिमल्स एंड क्रॉप्स। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपील गई थी बेसिकली वर्मिन्स के रिगार्डिंग। वर्मिन क्या होते हैं, देखो वर्मिन एक ऐसा जीव होता है, एक ऐसा वाइल्ड एनिमल होता है जो कि क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है। वर्मिन क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जैसे मंकीज भी वर्मिन होते हैं, पिग्स वर्मिन होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बेसिकली अब वर्मिन को मारने तक की परमिशन है,
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्मिन्स को मारने की भी परमिशन है। ऑलरेडी ये है कि आप किल कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे नीलगाय हो गई, नीलगाय भी एक वर्मिन है। तो अब ये देखो यहाँ पे चीफ जस्टिस इस बार बोल रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करिए, यू शुड यूज एक्सप्लोजिव दैट डू नॉट किल बट मेक अ लॉट ऑफ नॉइस एंड रबर बुलेट्स टू स्केयर ऑफ द एनिमल्स। आप रबर बुलेट्स का यूज़ करिए और ऐसे एक्सप्लोजिव का यूज़ करिए जो कि उसको मारे ना लेकिन नॉइसेस ज़्यादा करें, है ना। तो ये एक सजेशन दिया है रबर बुलेट्स का एंड एक्सप्लोजिव दैट डू नॉट किल बट क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस। ये आप अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर वर्मिन्स को भी भगा पाओगे, क्रॉप्स को भी बचा पाओगे और उनको वो मरेंगे भी नहीं, है ना। तो ये भी एक सजेशन था जो कि बोला गया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है जिसके बारे में को डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी। ये तो ये क्या पगड़ी लगाई इन्होंने सब जगह, बहुत अच्छी बात है। आगे मूव करें और यहाँ पे कुछ नहीं है। चाइना कंडक्ट्स ड्रिल्स इन साउथ चाइना सी, तो ये तो आपको पता ही है, इसमें कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं था, लेकिन बस यही है कि चाइना ने ड्रिल किया है। गांधी किंग इनिशिएटिव पासेस यूएस हाउस कमेटी, तो यूएस हाउस कमेटी से एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पास हुआ है अभी, गांधी किंग इनिशिएटिव। गांधी यानी कि महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ओके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये दोनों नाम है गांधी किंग इनिशिएटिव में। तो यहाँ पे वहाँ के सिविल राइट्स लीडर थे जॉन लिविस एंड इन्होंने एक एक्सचेंज प्रोग्राम की बात की थी बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड यूएसए टू स्टडी द वर्क एंड लीगेसीज ऑफ महात्मा गांधी एंड सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ओके। तो ये याद रखिएगा कि एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है जो कि ये स्टडी करने के लिए है बेसिकली कि क्या काम महात्मा गांधी ने इंडिया में किया एंड क्या काम मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वहाँ किया, ठीक है ना। तो ये इट हैज़ पास्ड अ इंपॉर्टेंट कमिटी इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ से पास हुआ है, बट अभी ये लॉ नहीं बना है। लॉ कब बनेगा, जब ये हाउस एंड सीनेट दोनों में पास हो जाएगा तब ये लॉ बनेगा, ठीक है ना। लेकिन हम देख लेते हैं तब तक क्या है। तो इस्टेब्लिश करना है गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी, देयर विल बी अ गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी विच विल बी अ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। तो गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी विल बी अ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है ना। इट प्रपोजेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूएस इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन, तो यूएस इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाने की बात की गई है बाय द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएस एड द्वारा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएस एड मिलकर के यूएस इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाने की बात की जा रही है एंड ऑर्गेनाइज्ड अंडर इंडियन लॉ, दिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड अंडर इंडियन लॉ। द फाउंडेशन हैज बीन प्रपोज्ड विद द budgetary support of $30 million per year for 5 years, तो पर ईयर $30 million दिए जाएंगे फॉर 5 years till 2025 एंड इसका टास्क रहेगा विल बी एडमिनिस्ट्रिंग द ग्रांट्स टू एनजीओज। ये क्या काम करेगा, एनजीओज जो काम कर रही हैं फॉर हेल्थ, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ऐसी एनजीओज को फंडिंग का भी काम, एडमिनिस्ट्रेटिंग ग्रांट का काम ये करेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू बोथ महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड द बिल विल नीड टू बी वोटेड थ्रू द हाउस एंड सीनेट बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। तो हाउस एंड सीनेट में वोटिंग होगी before this becomes a law। तो that was the news part friends। एंड यहाँ पे लास्ट में है 54 नेशंस नॉट डूइंग इनफ टू फाइट स्लेवरी। तो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है, उसका ये कहना है कि जो 54 नेशंस हैं कॉमनवेल्थ में, दे आर नॉट डूइंग इनफ फॉर फाइटिंग द स्लेवरी, वो एक्शंस लैक कर रहे हैं। अभी बेसिकली जो ये नेशंस थे 54 नेशंस थे जो कॉमनवेल्थ की नेशंस है, दे आर लैकिंग इन एक्शंस टू इरेडिकेट द मॉडर्न स्लेवरी बाय 2030। 2030 तक जो मॉडर्न स्लेवरी इरेडिकेट करने का है वो नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एंड एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन वॉक फ्री। वॉक फ्री क्या है, एक एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिए। अगर आपसे पूछता है कि वॉक फ्री क्या है, वॉक फ्री इज एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के साथ इसने एक रिपोर्ट निकाली है। ऊपर से कल ही के दिन निकाली थी जो कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग था इन पर्सन। रिपोर्ट स्टेटेड दैट इंडिया हैज फेयर्ड the worst in terms of coordination, India has fared worst in terms of coordination with no national coordinating body or no national action plan in this regard। तो कोई national coordinating body नहीं है, कोई national action plan नहीं है इस रिगार्डिंग, ओके। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की बात करें अगर तो 1987 में बना था, 1987 में बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ही है, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक इंडिपेंडेंट, नॉन पार्टीजन, नॉन प्रॉफिट, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्रीज ऑफ द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हो सके ह्यूमन राइट्स का, उसके लिए काम करती है, ठीक है ना।
ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट अवेयरनेस एंड अडेयरेंस टू द कॉमनवेल्थ हरारे डिक्लेरेशन। कॉमनवेल्थ का एक हरारे डिक्लेरेशन जो कि राइट्स की बात करता है, कॉमनवेल्थ का हरारे डिक्लेरेशन राइट्स की बात करता है। दूसरा आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। ओके, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो यूएन द्वारा लिया गया था उनकी बात करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1987 में बना था और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। तो दैट इज इट फ्रॉम द न्यूज़ पार्ट। लेट्स मी गिव यू द आंसर्स फॉर द क्वेश्चन विच आई वाज्ड इन द स्टार्टिंग। जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर्स आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था ऑरेंज द वर्ल्ड, है ना, ऑरेंज द वर्ल्ड कैंपेन, ये है बेसिकली टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अराउंड द वर्ल्ड। इसका आंसर है डी। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था न्यू मूर आइलैंड को साउथ तालापत्ती आइलैंड भी कहा जाता है, तालापत्ती आइलैंड भी कहा जाता है। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे उनको बिल्कुल पता होगा, साउथ तालापत्ती आइलैंड बोलते हैं इसको। और ये डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश का डिस्प्यूट है। दोनों ही क्लेम करते हैं कि यहाँ पर ये उनका है, इंडिया भी क्लेम करता है, बांग्लादेश भी क्लेम करता है, उनको लगता है यहाँ पे गैस है, ठीक है ना। थर्ड जो था वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में, इसका आंसर होगा डी, यानी कि 4 ऑल ऑफ द अबव। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, देख लिए आप। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us, and thank you and have a nice day.